मार्च 2023 लखनऊ का एक बीकॉम स्टूडेंट जिसने एक ऑनलाइन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनी में 3.5 लाख रुपए लगा दिए क्योंकि कंपनी ने उसे हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस किया था। बट बाद में उसे रिटर्न्स तो छोड़ो, इन्वेस्ट की हुई अमाउंट भी वापस नहीं मिली और जब उसने कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया तो फोन बंद आने लगा। इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स और यंग अडल्ट्स हैं जो क्रिप्टो में, बैटिंग एप्स में और ऑनलाइन बैटल गेम्स में लाखों रुपए उड़ा दे रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैसे उनके पेरेंट्स के होते हैं जो उन्होंने कई साल मेहनत करके सेव किए होते हैं। आज यूथ को ना टाइम की परवाह है और ना ही पैसे की। आधी जनरेशन वैसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और यूजलेस कंटेंट कंजप्शन में लगी है और बाकी की आधी या तो फैशन में या क्रिप्टो में या स्टूपिड मनी मेकिंग स्कीम्स में पैसा उड़ा रही है। आज इंडिया में आधी पॉपुलेशन यानी करीब 70 करोड़ लोग यंग है जिनके पास अभी टाइम है, एनर्जी है, अपॉर्चुनिटीज है। बट ये क्या कर रहे हैं? मीम्स भेज रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और हाँ, जल्दी अमीर होने के रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। यानी देखा जाए तो हमने एक ऐसी जनरेशन बना दी है जो आलसी है, डीमोटिवेटेड है, कोई पर्पस नहीं है, कोई स्किल नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। इस जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि इनके पेरेंट्स ने क्यों 20-20 साल तक सेविंग्स की, क्यों वो नॉर्मल गाड़ी में घूमते रहे, क्या रीजन है कि पैसे होने के बावजूद वो आईफोन की जगह एक बजट स्मार्टफोन यूज करते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता। इसीलिए तो इस देश में आज 60% कॉलेज स्टूडेंट्स गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्रेडिट की बात करें तो इंडिया की 2022 की क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1.6 लाख करोड़ थी, जो 2023 में 28% से बढ़कर 2.1 लाख करोड़ हो गई है। और यूथ ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है क्लोथ्स, गैजेट्स, कार्स और ट्रिप्स जैसी चीजों में। अब जरा सोचो, क्या ऐसे लोगों से हम इंडिया को सुपर पावर बनाने वाले हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो करना क्या है? देखो, इंडिया में ज्यादातर लोग पुअर या मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, तो देश तभी बेटर हो सकता है जब हम अपने फाइनेंसेस को बेटर करेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज ए यूथ वो कौन सी मनी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने पर्सनल फाइनेंस में अप्लाई करनी चाहिए। तो शुरू करें, चलो फिर। फर्स्ट है नॉट सेविंग इनफ। आज की फास्ट पेस्ड और कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी में यूथ के पास सेविंग्स का ना होना आम बात है। आज यूथ अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को वैल्यू दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स का इजी एक्सेस है इनके पास और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेविंग्स की जगह स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इन सब के पीछे रीजंस क्या है और इसका क्या नुकसान है। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से यूथ सेविंग्स नहीं कर पा रहा वो है राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म। बहुत ही यंग एज से ही हमें सोशल मीडिया और टीवी के थ्रू मटेरियलिज्म सेल किया जाता है। हमें बैरेज ऑफ इमेजेस दिखाई जाती है गैजेट्स, फैशन ट्रेंड्स और लग्जरी गुड्स की, और यही चीजें यंग लोगों को एनकरेज करती है इमीडिएट वांट्स और डिजायर्स पर स्पेंड करने के लिए। और इंटरनेट ने ये काम और भी ज्यादा इजी कर दिया है। कुछ ही क्लिक्स में आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो और विद इन 2-3 डेज वो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर भी हो जाते हैं। इसके बाद सेविंग ना होने का एक बड़ा कारण है कॉस्ट ऑफ लिविंग। स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे हाउसिंग प्राइसेस हो, ट्यूशन फीस हो या ग्रोसरी, सब कुछ इतना महंगा हो रहा है कि लोगों के लिए पैसे सेव करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। और यंग अडल्ट्स के तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो वो चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि अपार्टमेंट रेंट, स्टूडेंट लोन पेमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब। इसके बाद अगला रीजन जिसकी वजह से यूथ सेव नहीं कर पा रहा वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। आज ज्यादातर यंग लोग अडल्टहुड में एंटर कर चुके हैं पर उन्हें पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। और इसी फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से हम पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और सेविंग की इंपॉर्टेंस को भी नहीं समझ पाते। और यही बड़े से बड़ा कारण है जिसकी वजह से 90% यंग जनरेशन पे चेक टू पे चेक जीती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो यूथ को अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि उन्हें ये समझ में आए कि कहां स्पेंड करना है और कहां नहीं। दूसरा, अपनी इनकम का 10-20% सेव करना स्टार्ट करो। फिर चाहे उसके लिए आपको नया आईफोन डिले करना पड़े, वेकेशन कैंसिल करना पड़े या वो नए शूज को बाय बाय बोलना पड़े। तो चलो अब बात करते हैं यूथ की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में, जो है लैक ऑफ मनी ट्रैकिंग। मनी ट्रैकिंग का मतलब होता है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना कि कितना पैसा रेंट में जा रहा है, कितना ग्रोसरी में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी में और कितना बाकी एक्सपेंसेस में। पर जब हम मनी ट्रैकिंग नहीं करते तो हम ओवर स्पेंड करते हैं, जिससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और डेट दोनों बढ़ते हैं। और यही चीज यूथ कर रहा है। एक तो ये मनी ट्रैकिंग नहीं कर रहे और दूसरा अपने इनकम लेवल के बियॉन्ड स्पेंड कर रहे हैं। और मनी ट्रैकिंग करेंगे कैसे? हमारे यहाँ फ्रेंड सर्कल में दुनिया भर की बातें होती है सिर्फ फाइनेंस को छोड़कर। यंग लोगों में पर्सनल फाइनेंस की बात करना एक टैबू है और बात ना करने की वजह से ही तो वो कभी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी और ट्रैकिंग हैबिट्स को इंप्रूव नहीं कर पाते। तो चलो अब देखते हैं कि मनी ट्रैकिंग ना करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो मनी ट्रैक ना करने की वजह से एक तो आप ओवर स्पेंड करोगे और दूसरा आपके खर्चे भी पूरे नहीं होंगे।
इसके अलावा जब तक आपकी पैसे पर पकड़ नहीं आ जाती तब तक आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव नहीं कर सकते, जैसे कि अपना घर खरीदना, हायर एजुकेशन के लिए जाना या अपनी फैमिली स्टार्ट करना। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपके ऑप्शंस को लिमिट कर देती है और आपको फोर्स करती है अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन करने के लिए। अब चलो समझते हैं कि इस मनी ट्रैकिंग हैबिट को अपनी लाइफ में कैसे लाना है। सबसे पहले तो एक डायरी में सारे खर्चे लिखना चालू करो, जैसे हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स लिखते थे। आपने शायद देखा ही होगा कि पहले की जनरेशन कम अर्न करके भी ज्यादा सेव कर लेती थी और आज हम ज्यादा कमा के भी उनसे आधा भी नहीं सेव कर पा रहे। तो नोट डाउन करना पड़ेगा, कितनी सैलरी आई, क्या खरीदा, कहां कहां पे किया, कितना सेव किया, सब कुछ। इसके बाद दूसरा सोल्यूशन है चेंज योर फाइनेंशियल बिहेवियर। कहीं भी किसी भी चीज पे पैसे मत उड़ाओ, अपने फाइनेंसेस और करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह बिहेव करो ताकि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस ना देखने पड़े। थर्ड मिस्टेक जो यूथ कर रहा है वो है ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड कैरी करना आम बात है क्योंकि ये हमें कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए ये पीस ऑफ प्लास्टिक फाइनेंशियल टर्बुलेंस का कारण बन जाता है। इसीलिए इस पॉइंट में हम जानेंगे कि कैसे यूथ क्रेडिट कार्ड डेट में चला जाता है, क्या इसके कॉजेज हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। देखो, यंग लोगों के पास जब क्रेडिट कार्ड्स आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके पास एक नया फ्रीडम और परचेसिंग पावर आ गई है जिससे ये कुछ भी खरीद सकते हैं। और वैसे भी अब तो ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही करते हैं, जिसकी वजह से नीड्स और वांट्स के बीच की लाइन और ब्लर हो गई है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बैंक्स भी अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स के साथ ज्यादातर यंग एडल्ट्स को ही टारगेट करते हैं। बहुत बार तो यूजर को साइन अप बोनस और प्रमोशनल डील्स भी मिलती है, जिसकी वजह से हमारा यूथ क्रेडिट कार्ड की तरफ खींचा चला जाता है और फिर हर जगह क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है क्योंकि हमारे दिमाग में एक सिक्योरिटी रहती है कि अभी खर्च कर लेता हूं, पेमेंट तो वैसे भी मंथ एंड में करनी है। और फिर जब हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते तो हाई इंटरेस्ट रेट हमारी बैंड बजाने लगता है। हम फिर टोटल अमाउंट को ईएमआईज में ब्रेक डाउन करवाते हैं, ये सोच के कि थोड़ा थोड़ा करके पे कर दूंगा, पर आपको समझ में ही नहीं आता कि यही तो वो लोग चाहते थे। बैंक्स का पर्पस ही यही है कि आप डेट में रहो और आपका इंटरेस्ट उनकी जेब भरता रहे। फिर आपको समझ में आने लगता है कि एक आम आदमी के लिए क्रेडिट कार्ड कैरी करना कितना डेंजरस है, पर तब तक आप डेट के साइकिल में फंस चुके होते हो जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब इस डेट की वजह से आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन तो खराब होगी, साथ ही इन फ्यूचर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड डेट आपके क्रेडिट स्कोर को खराब करता है, जिससे फ्यूचर में आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम आएगी या लोन मिलेगा भी तो उस पर बहुत हाई इंटरेस्ट लगेगा। अब इस ट्रैप से बचने के दो तरीके हैं। पहला तो खुद को अवेयर और फाइनेंशियली लिटरेट कर लो। एक बार समझ लो कि इंटरेस्ट रेट्स, मिनिमम पेमेंट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता क्या है। दूसरा तरीका है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अपना एक बजट बना के रखो और उससे स्टिक रहो। कभी भी क्रेडिट कार्ड से ओवर स्पेंड मत करो और अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को हेल्दी रखो। फोर्थ मिस्टेक है नो इमरजेंसी फंड्स, नो रिटायरमेंट फंड्स एंड नो इन्वेस्टमेंट्स। आज हम जिस दौर में हैं उसमें यंग इंडिविजुअल्स अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के क्रूशियल एस्पेक्ट्स भी इग्नोर कर रहे हैं। इनके पास कोई इमरजेंसी फंड्स नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है और ना ही कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इन्हें पता भी नहीं है कि फ्यूचर में ये चीजें कितनी काम आएगी। इसीलिए हम इनकी इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड्स के बारे में। इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट होता है जो हमारी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से डील करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज, कार रिपेयर्स और सडन जॉब लॉस। बट अनफॉर्चुनेटली यंग लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फ्यूचर नीड्स की जगह इमीडिएट वांट्स पर फोकस करते हैं। देखो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और इमरजेंसी कभी भी अराइज हो सकती है। ऐसे में बिना इमरजेंसी फंड के आपको बाद में हाई इंटरेस्ट पे लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेना पड़ सकता है, जो आपको डेट साइकिल में फंसा देगा। दूसरा, इमरजेंसी फंड्स का एक और फायदा यह है कि जरूरत के टाइम पे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स और इन्वेस्टमेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये समझो कि इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में लगता क्या है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन और कमिटमेंट लगता है, क्योंकि इसमें आपको 5 से 6 महीने के एक्सपेंसेस जितने पैसे सेव करने होते हैं। और जब आप रेगुलरली अपनी इनकम का कुछ पोर्शन इस इमरजेंसी फंड में डालते हो तो कुछ ही टाइम में एक ऐसा सेफ्टी नेट बन जाएगा जो आपकी सभी अनसर्टेनिटीज को हैंडल कर लेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट एक बड़ा ही दूर का कॉन्सेप्ट लगता है, स्पेशली यंग लोगों को जो अभी अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, बट ये सही अप्रोच नहीं है। माना कि अभी आपकी एज कम है और रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता, बट बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि अगर मैं अपने 30s में एंटर करने वाला हूं तो रिटायरमेंट फंड मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसके 2-3 फायदे हैं, वो भी समझ लो। पहले तो अर्ली एज से रिटायरमेंट फंड बिल्ड करने से आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। दूसरा, जब वो पैसे 2-3 डेकेड्स के लिए पड़े रहेंगे तो कंपाउंडिंग अपनी पावर दिखाएगा। और तीसरा, इस पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसी के साथ हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में।
आज कुछ लोग स्टॉक मार्केट के पीछे पड़े हैं क्विक रिटर्न्स के लिए, बट उन्हें ये पता ही नहीं है कि ट्रू वेल्थ एक्यूमुलेशन पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से होती है, और अनफॉर्चुनेटली इसी से हमारी यंग जनरेशन दूर भाग रही है। तो चलो समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि कैसे इन्फ्लेशन की वजह से हर साल हमारा पैसा परचेजिंग पावर खो रहा है। मानो आज अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में 10 किलो आलू मिल रहे हैं, तो अगले साल इन्हीं 100 रुपयों में आपको 9 किलो आलू ही मिलेंगे, क्योंकि महंगाई पैसे की वैल्यू कम कर देती है। और ऐसा हर साल होता है, हर साल महंगाई 10% से बढ़ जाती है। यानी अगर हमें अपने पैसे की वैल्यू गिरने से बचानी है तो हमारा पैसा कम से कम 12% से तो ग्रो करना ही चाहिए, तभी हम महंगाई से 2% आगे रहेंगे। अब ये 12% ना तो सेविंग्स अकाउंट में मिलता है और ना ही एफडी में, तो बचता क्या है? बचता है स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड्स। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट भी आपको एक ही चीज में नहीं करनी है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लासेस और इंडस्ट्रीज में स्प्रेड करना होगा, ताकि अगर एक इंडस्ट्री वॉलेटाइल हो तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे उसका ज्यादा फर्क ना पड़े। अब इन्वेस्टमेंट की कोई एज नहीं होती। अगर आपने अपना करियर बिल्ड कर लिया है और अगर आपके पास थोड़ी सेविंग्स और इमरजेंसी फंड है, तो आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।